Good evening, friends. For today's session on valuation of supply under GST. What is the value of a particular supply on which GST has to be payable? On the very first look, it seems that whatever is the value of goods or services which we are supplying, it will be the value on which GST is payable. In common scenario, it is okay, but there are some inclusions, some exclusions from the value of supply, and also there are many other things which has to be kept in mind while we calculate this valuation of supply for the purposes of charging GST. तो जीएसटी हमें लगाना किस वैल्यू के ऊपर है, ये हमें समझने के लिए वैल्यूएशन के प्रोविजंस को समझना बहुत जरूरी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर सप्लाई. इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक जो वैल्यू हमने जिस वैल्यू के ऊपर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करे हैं उसी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा. समटाइम्स जीएसटी में बी एप्लीकेबल ऑन द वैल्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू. मान लीजिए मैंने कुछ गुड्स सप्लाई करे 100 रुपीज के, तो नॉर्मल सिनेरियो में उस 100 रुपीज के ऊपर ही जीएसटी लगता है. लेकिन सारे सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम 100 रुपीज की जगह 110 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करें, या 120 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करना पड़े, या 90 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करना पड़े. तो ऐसे सिनेरियोज कब होते हैं और हमें क्या उसकी करेक्ट वैल्यू है जिसके ऊपर जीएसटी पे करना है, ये असर्टेन करने के लिए हमें वैल्यूएशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं जीएसटी लॉ में. सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन. उसी तरह रूल 27 टू रूल 35 इज ऑल्सो रिगार्डिंग द वैल्यूएशन where the value cannot be determined as per the provisions of section 15. उसके बाद हमें शेड्यूल 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट भी देखना होता है, जहां पर ऐसी सप्लाईज मेंशन है वेयर इवन इफ द सप्लाई इज विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तब भी उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है. तो जब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है और कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये डिटरमिन करना कि किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा, दैट वी हैव टू सी फ्रॉम दीज प्रोविजंस. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करना है, वी हैव टू गो थ्रू दीज एक्ट, रूल्स एटसेट्रा टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो सर, एक तो हमें वैल्यूएशन का एक ओवरव्यू लेते हैं कि वैल्यूएशन प्रोविजंस व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस क्लास टुडे. कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्संस, डिस्टिंक्ट पर्सन, व्हाट इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वैल्यूएशन रूल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेयर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी और where the transactions are between related person or distinct persons. जहां पर ट्रांजेक्शन्स में एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस केसेस में हमें वैल्यूएशन कैसे लगानी है, कॉस्ट बेस्ड लगानी है या कोई रेजिडुअल मेथड दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से लगानी है. और कुछ हमारी स्पेशल सप्लाईज हैं. स्पेशल सप्लाईज वो होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली हमें दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी. जैसे कि हम मनी एक्सचेंज करवाते हैं फॉरेक्स डीलर के पास, तो उस केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस वैल्यू पे होगी वो हमारे रूल्स डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से हमें वैल्यू लगानी होती है. तो हमारे वैल्यूएशन प्रोविजंस कहते क्या है, व्हाट डज द वैल्यूएशन प्रोविजन स्टेट्स एज पर सेक्शन 15 of Central Goods and Services Tax Act 2017.
I read it out for you, where the price is the sole consideration of supply, and supplier and recipient of supply are not related. The value of supply of goods and or services shall be the transaction value. That is the price actually paid or payable for the said supply of goods and or services. Now sir, हम इस प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोविजन से निकल के क्या आता है। पहली बात, कोई भी सप्लाई में हमें दो चीजें देखनी है। पहली, कि जो सप्लाई हम कर रहे हैं, वट एवर सप्लाई वी आर मेकिंग, what is the consideration of that? If the price is the sole consideration, that means सिर्फ वो प्राइस जो हम उस गुड्स को बेचने के लिए यूज कर रहे हैं या उस सर्विसेज को देने के लिए ले रहे हैं, वो ही उसका सोल कंसिडरेशन है। कोई और फायदा या कोई और बेनिफिट नहीं एक्रू हो रहा है हमें, तो उस केस में हमें देखना होगा कि हमारा वैल्यूएशन कैसे होगा। तो दो कंडीशन हमें चेक करनी है। पहली, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी वही प्राइस जो हम उससे ले रहे हैं फॉर दैट सप्लाई, वही उसका सोल कंसिडरेशन है और कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। दूसरा, द रेसिपिएंट एंड सप्लायर ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। दैट मींस रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई ले रहा है और जो सप्लाई दे रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं, रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और सोल कंसिडरेशन है प्राइस, तो हमारी वैल्यू वही होगी जो हम प्राइस चार्ज करने वाले हैं उस सप्लाई के लिए, यानी प्राइस पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। वही मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मेरा वैल्यूएशन होगा फॉर द जीएसटी पर्पसेस, और उसी के ऊपर मेरे को जीएसटी पे करना है। तो ये हो गई जनरल कंडीशन जहां पर मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मेरा सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। जहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर मेरे को वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, और वो वैल्यूएशन रूल्स हमें बताएंगे कि उन केसेस में हमें वैल्यूएशन कैसे निकालनी है। एंड दैट रूल्स वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ टुडेज क्लास ओनली। Besides this, there are certain inclusions in the value of supply. Sole consideration है, हमारी recipient of supply और supplier जो है, that are also not related. Then also there may be some inclusions in the value of supply. What are those inclusions? पहला inclusion है incidental expenses such as commission, packing, charged by the supplier to the recipient of supply. हम नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में देखते हैं कि कई बार हम जब कुछ सप्लाई करते हैं, कुछ गुड्स सप्लाई करते हैं या कुछ सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो हम साथ में कुछ और चीजें भी चार्ज करते हैं। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम कुछ पैकिंग चार्जेस चार्ज कर सकते हैं। मैंने एक पेन एक शॉपकीपर से परचेज किया है और उस पेन को मैंने कहा इसे गिफ्ट रैप कर दीजिए, तो पेन की वैल्यू थी 200 रुपीज और गिफ्ट रैपिंग के उसने मेरे से 50 रुपीज और चार्ज कर लिए, तो मेरी वैल्यूएशन 200 होगी या 250 होगी। तो एज पर दिस प्रोविजन माई वैल्यू फॉर द पेन फॉर द सप्लाई विल बी 250 रुपीज। दैट मीन्स एनी रीइंबर्समेंट विच इज चार्ज्ड for the supply of that goods or services shall be includable in the value of supply. दूसरी, any taxes, duties, fees, charges levied under any statute other than the CGST Act, SGST Act or the IGST Act. That means leaving apart the GST, सिर्फ हम GST को छोड़ेंगे और उसके अलावा कोई भी टैक्स, फीस, चार्ज, सेस एटसेट्रा कुछ भी अगर चार्ज हो रहा है उस पर्टिकुलर सप्लाई पे,
तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी उस टैक्स के ऊपर भी मेरे को जीएसटी पे करना होगा। तो कोई भी ऐसा टैक्स जो उस सप्लाई पे लगता है बिसाइड्स जीएसटी, तो जीएसटी के अलावा अगर कोई भी स्टेट या सेंट्रल टैक्स उस सप्लाई के ऊपर लगता है या कोई फीस, रेट, चार्जेस एटसेट्रा उस पे लगते हैं, तो वो भी मेरा सप्लाई का पार्ट माना जाएगा और उस वैल्यू के ऊपर भी मेरे को जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा पेक्यूलियर है जीएसटी लॉ में। इससे पहले के किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में ये वाला प्रोविजन कभी भी नहीं था। एनी टैक्सेस इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनी सप्लाई। तो ऐसी अगर मैं कोई गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, टेक फॉर एग्जांपल, और मेरा क्रेडिट टर्म है मेरे बायर के साथ कि ही विल पे मी विद इन अ पीरियड ऑफ say 1 month, and if he does not pay within a period of 1 month, then whatever delay is done, जितनी भी लेट वो करेगा उस लेट पेमेंट के ऊपर आई विल चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हिम और पेनल्टी फ्रॉम हिम फॉर डिलेड पेमेंट। इन दैट केस दैट पेनल्टी और इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट will also be included in my value of supply। तो जब भी मैं कोई इस तरीके का इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्ज करने वाला हूं अपने सप्लायर से, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है, जो वैल्यूएशन तो हमने कर ली कि वेदर द अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू और नॉट। अमाउंट विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड, बट हाउ विल आई पे जीएसटी ऑन दैट? मैंने आज 5 नवंबर 2022 को कुछ गुड्स सप्लाई किए और मैंने अपने बायर से कहा कि आप मेरे को 1 मंथ के अंदर अगर पेमेंट दे देंगे तो मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, अदरवाइज आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट आफ्टर यू मेक द पेमेंट आफ्टर 30 days। तो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू आई नो कि मेरा जो बायर है वो मेरे को 30 days में पेमेंट करने वाला है या नहीं? आई डोंट नो। सो हाउ वुड आई चार्ज जीएसटी ऑन दैट वैल्यू, वेदर आई विल बी चार्जिंग दैट इंटरेस्ट और नॉट? मेरे को तो यही नहीं पता। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं इसके ऊपर जीएसटी देना भी है मेरे को या नहीं देना है, वो इंटरेस्ट लगाएगा या नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, आई डोंट नो। सो इस पे जीएसटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मुझे तब पे करना होता है जब मेरी ये कंसीडरेशन मिल जाती है, जब मेरे को ये इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हो जाता है। तो जिस दिन मेरे को वो इंटरेस्ट या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट रिसीव होगी, उसी दिन मेरे को इसके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी, यानी उस महीने की रिटर्न में ही मेरे को जीएसटी पे करना है। तो इंटरेस्ट, late fee, penalty for delayed payment of consideration of any supply is also included in the value of supply और उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई। अगर कोई ऐसी सब्सिडी मेरे को उस सप्लाई के अगेंस्ट मिल रही है, तो वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और वेदर दैट विल बी डिडक्टेड इन माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये डिटरमिन करने के लिए मेरे को ये देखना होगा वेदर दिस सप्लाई इज, वेदर दैट सब्सिडी इज फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट सब्सिडी है या अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है। इफ इट इज अ गवर्नमेंट सब्सिडी देन आई कैन डिडक्ट इट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज के कोई गुड्स सेल करे हैं और मेरे को उसमें 50 रुपीज की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और वो सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है मेरी सप्लाई से। इन दैट केस जो सप्लाई की वैल्यू लूंगा मैं वो 50 रुपीज लूंगा। टेक अनदर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में थोड़ा चेंज करते हैं। 50 रुपीज की सब्सिडी मेरे को मिल रही है, लेकिन 50 रुपीज की सब्सिडी मेरे को गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मेरे को एक ट्रस्ट दे रहा है या मेरे को कोई कंपनी दे रही है।
In that case, that subsidy will not be deducted from my value, or total value of 100 rupees will be chargeable to GST. तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी ही मेरी वैल्यू में से कम होंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन, अदरवाइज मेरी सब्सिडीज भी इंक्लूड रहेंगी और वैल्यू का पार्ट बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी अमाउंट इनकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू दैट सप्लाई. अब पहले हमने बात करी कि सप्लायर ने कोई एक्सपेंस इनकर कर दिया और उसको चार्ज कर लिया, तो वो भी मेरी वैल्यू में इंक्लूड होगा. अब एक वाइस वर्सा सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि अगर रेसिपिएंट ने कोई खर्चा कर दिया उस सप्लाई के रिलेशन में, जो खर्चा एक्चुअल में सप्लायर को करना था, तो वो भी मेरी वैल्यू का पार्ट बनेगा और उसके ऊपर भी मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो सर हम आगे चलते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट, और यू कैन type it in Q&A and I will try to answer that with the as soon as I receive that. अब सर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट्स की. व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट्स? जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं आजकल डिस्काउंट्स का जमाना है, एवरीबडी इज गिविंग डिस्काउंट्स. हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, हम किसी शॉप पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट डिस्काउंट की स्कीम्स होती हैं. हमें प्रोडक्ट से परचेज करने के लिए या सर्विसेज लेते समय कुछ डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं. तो और नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में भी कई तरीके के डिस्काउंट्स प्रैक्टिस में रहते हैं, जैसे कि क्वांटिटी डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है या कोई डीलर डिस्काउंट होता है. तो इस तरीके के डिस्काउंट्स हम नॉर्मली ट्रेड पार्लेंस में देखते रहते हैं. तो उन डिस्काउंट्स का जीएसटी पे क्या फर्क पड़ता है? वेदर दोज डिस्काउंट्स की वैल्यू हम अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू से कम करने वाले हैं या हम उस डिस्काउंट के ऊपर भी जीएसटी देने वाले हैं, ये हमें ध्यान से समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेयर माय डिस्काउंट्स आर डिडक्टेबल फ्रॉम द total value or whether it will form part of my assessable value or not. So for the sorry, sir हमें क्या देखना है? After the supply has been effected, value of supply does not include discount that is given before and or at the time of supply. तो सर हमें सिर्फ वो डिस्काउंट्स का बेनिफिट मिलेगा, पहली तो हमें सिर्फ उन डिस्काउंट्स का बेनिफिट मिलेगा जो डिस्काउंट प्री सप्लाई डिस्काउंट्स है. प्री सप्लाई डिस्काउंट्स का मतलब है वो डिस्काउंट्स विच आर प्री डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो जब मैं सप्लाई कर रहा हूं उसी समय या उससे पहले ही अगर कोई डिस्काउंट दे दिया गया है और वो उस इनवॉइस पे भी रिफ्लेक्ट करता है, तो वो डिस्काउंट मेरा डिडक्टेबल हो जाएगा और उस इनवॉइस के ऊपर मेरे को जीएसटी डिस्काउंट काट के जो वैल्यू आएगी उसी के ऊपर पे करना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं सर. मैं एक गारमेंट के शोरूम में गया और वहां मैंने एक शर्ट परचेज करी. उस शर्ट की वैल्यू थी लेट्स से 2000 रुपीज और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल था. तो मेरे को जो जीएसटी पे करना है वो 2000 माइनस 200 डिस्काउंट 1800 रुपीज के ऊपर मेरे को जीएसटी पे करना है. तो दैट क्योंकि वो डिस्काउंट मेरा एट द टाइम ऑफ सप्लाई था और उस डिस्काउंट की वैल्यू जो है मेरी, वो मेरी ग्रॉस वैल्यू में से कम होकर के मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू डिराइव होती है और उसके ऊपर मेरे को जीएसटी नहीं देना है. अल्टीमेटली मेरे को जीएसटी 1800 रुपीज के ऊपर ही पे करना है. नाउ नेक्स्ट, कुछ डिस्काउंट्स सप्लाई के बाद भी दिए जाते हैं. कौन से डिस्काउंट्स होते हैं ऐसे? सम ऑफ द डिस्काउंट्स आर गिवन पोस्ट सप्लाई.
post supply discounts. Like I have said, quantity discount, maybe some cash payment discount, maybe some other dealer scheme discount or like that. तो उन डिस्काउंट्स को हम उस वैल्यू में से कम करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे ऐसे डिस्काउंट्स जो सेल के बाद दिए जाते हैं वो मेरे वैल्यू में से कम नहीं होते हैं। सिर्फ अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तभी मेरे वो डिस्काउंट्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं मेरी वैल्यू में से। पहली कंडीशन ये है कि दैट डिस्काउंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइसेस। यानी दैट डिस्काउंट शुड बी प्री डिटरमिन्ड डिस्काउंट। दैट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बट दैट इज अ प्री डिटरमिन्ड सप्लाई, प्री डिटरमिन्ड डिस्काउंट बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर I must be knowing that this discount will be given to me on the basis of fulfillment of certain conditions. तो जब वो प्री डिटरमिन्ड डिस्काउंट होगा तभी वो मेरा डिडक्ट हो सकता है। और दूसरा, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कोई मेरे रेसिपिएंट ने लिया है तो वो उसको उस डिस्काउंट से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन माय पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आर डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ माय असेसेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव सोल्ड certain merchandise to my dealer and I have said, if you purchase more than 1,000 units in a month, अगर आप 1,000 यूनिट से ज्यादा परचेज करते हैं एक मंथ के अंदर अंदर, तो वो मेरा आपको हम 10% डिस्काउंट उसके अंदर देंगे। तो वो टोटल वैल्यू जो मर्चेंडाइज की थी दैट वाज लेट्स से ₹1 लाख। तो 1 लाख वैल्यू के मैंने वो गुड्स खरीदे और सेल करे, और मैंने अपने कस्टमर को बोला कि अगर आप ये 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद लेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, देन आई विल ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू यू। तो पहली बात, ये मेरा प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए, पहले से ही स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे कहा कि इस 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख के गुड्स मैंने उसको बेच दिए और महीने के एंड में जाकर के मैंने उसे कहा क्योंकि आपने पिछले महीने मेरे 1 लाख से ज्यादा के गुड्स खरीदे हैं तो मैं अब आपको 10% डिस्काउंट उन पे ऑफर करता हूं, ये लीजिए अपना 10% डिस्काउंट। दैट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम माई वैल्यू। हाँ, अगर पहले से ही मैंने स्कीम अपने डीलर को बता दी है दैट इज प्री डिटरमिन्ड, देन ओनली दैट विल बी डिडक्टेड। सेकेंड कंडीशन, 1 लाख रुपीस के ऊपर मैंने 18% के हिसाब से 18,000 रुपीज जीएसटी चार्ज किया होगा एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ माई सप्लाई। अब जब मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं अपने कस्टमर को, तो मैं उसे 10,000 रुपीज का क्रेडिट नोट रेज करूंगा। मैं वो डिस्काउंट कैसे दूंगा? इनवॉइस तो मैं कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी मेड इशूड दैट इनवॉइस विद अ फुल अमाउंट। Now I am giving him or her that discount. तो वो डिस्काउंट मेरे कैसे मैं उसको इफेक्ट करूंगा? तो उसके लिए मेरे को उसे क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा फॉर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। दैट क्रेडिट नोट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रेडिट नोट आई विल इशू हिम अ डिस्काउंट। और उस क्रेडिट नोट को जब मैं अपनी जीएसटी की रिटर्न में लेके जाऊंगा तो मेरे को उस मंथ की लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उतनी मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी जितना उस पर जीएसटी लगा होगा। तो मैं उसे 10,000 का क्रेडिट नोट दूंगा और उसके ऊपर मैं 1,800 जीएसटी का क्रेडिट लूंगा। लेकिन मैं उस 1,800 का क्रेडिट तभी ले पाऊंगा जब मेरा जो कस्टमर है, अगर उसने उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था 18,000 रुपीज का, जब मैंने उसे सप्लाई करा तो 1 लाख रुपीज का सप्लाई करा और उसके ऊपर 18,000 रुपीज जीएसटी भी चार्ज करा, उसने 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया।
अब जब मैं उसे 10,000 रुपीज का क्रेडिट नोट रेज करूंगा तो उसे 1800 का क्रेडिट इस 18,000 के क्रेडिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में, तभी मेरे को इस 1800 का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज इस 1800 का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड। सर जहां पर हमने ये एक नॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 15 के डिस्कस करे, लेकिन जहां पर इस प्रोविजन के तहत इस प्रोविजन के से हम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वैल्यू डिटरमिन? प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन और देयर मे बी सम रिलेशन बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। इन दीज केसेस वी कैन नॉट we cannot determine the value of supply by application of this section. उन केसेस में मुझे रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू द रूल्स टू अंडरस्टैंड कि किस वैल्यू के ऊपर मेरे को जीएसटी पे करना है। सर बिफोर गोइंग टू द रूल्स, कुछ बेसिक टर्म्स हैं which we need to understand, which we should be very well equipped with to understand कि किन केसेस में हमें जीएसटी किस वैल्यू के ऊपर पे करना है। लाइक सर हमने बोला अगर रिलेटेड पर्सन्स है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं देना है। तो रिलेटेड पर्सन्स कौन है? एज पर जीएसटी लॉ हम किसको रिलेटेड पर्सन्स कहेंगे? तो पहली बात हम रिलेटेड पर्सन्स की डेफिनेशन की को देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन एज पर दी सीजीएसटी एक्ट हमें क्या कहती है। तो रिलेटेड पर्सन्स में पहले वो पर्सन्स आते हैं विच आर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ वन अनदर। यानी अगर मैं एक पर्सन के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर हूं या वो मेरे बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है, in that case I will be treated as a related person of that person। तो उस केस में मेरी वैल्यूएशन जो होगी वो मेरी दूसरी तरीके से डिटरमिन होगी। दैट विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्पेसिफाइड। सेकंड, इफ both the persons are partners in one on other business, यानी अगर मैं और जो मेरा पर्सन है जिससे मैं डील कर रहा हूं, जो मेरा रेसिपिएंट है, सप्लायर है, ही इज अ पार्टनर इन माय बिजनेस, इन एनी बिजनेस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन। और उसकी सप्लाई कैसे इफेक्ट होगी दैट विल वी हैव टू सी इनटू द रूल्स। थर्ड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है। इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, then they are to be treated as related persons under GST. Fourth, 25% or more voting rights if one exercises in the organization or company of the other। अगर 25% कंट्रोल मेरा सामने वाले के बिजनेस में है और वाइस वर्सा, सामने वाले का मेरे बिजनेस में 25% या उससे ज्यादा कंट्रोल या वोटिंग राइट्स है, in that case also we both are to be treated as related persons। Next, direct or indirect control over the other person। तो मेरा अगर सामने वाले पर या सामने वाले का मेरे ऊपर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है, in that case also they both of them shall be treated as related person। नेक्स्ट, बोथ आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। अगर हम दोनों को ही कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर सकता है, इन दैट केस आल्सो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, इट इज रिगार्डिंग द बिजनेस सिनेरियो। इफ इन माय बिजनेस, इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेसिपिएंट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ थर्ड पर्सन इज कंट्रोलिंग बोथ ऑफ अस, फॉर एग्जांपल वी बोथ आर सब्सिडरीज ऑफ अ holding company, of a same holding company, in that case both of us will be treated, both of the companies will be treated as
related persons. Vice versa is also true. We both together control over a third person. If the recipient and supplier are controlling the third person, then also they will be treated as a related person. And then it is a family members. If it is a family member of mine, then also it will be a related person to me. And person includes company also, a legal person also. If it is a legal person, then also it will be treated as a person for the purposes of valuation under GST. एक और रिलेटेड पर्सन है सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी is also a related person of the supplier or recipient, whatever may be the case. सर एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं एक बारी चेक करता हूं. सर एक क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, क्या कॉम्पोजिशन, गुड इवनिंग, कॉम्पोजिशन स्कीम में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? सर वैसे दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट फॉर दिस सेशन, मगर मैं कह रहा हूं, मगर मैं फिर भी आंसर कर देता हूं आपको. सर मेरा ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी लोगों को कि अभी हम क्योंकि वैल्यूएशन के प्रोविजंस कर रहे हैं तो हम वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करें ताकि सभी लोग उसको उस तरीके से अप्राइज कर सकें. हाँ, सेशन के एंड में अगर कोई और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर देम. सर सर्विस प्रोविजंस के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है और उसमें रेट ऑफ टैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है. आई थिंक 6% टैक्स है उस पे, और हम कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं. उसकी सेपरेट कंडीशंस है, उसके हिसाब से वो हम अवेल कर सकते हैं. नेक्स्ट सर, एज्यूम ए इज सर्विस रिसीव्ड एंड बी इज सर्विस प्रोवाइडेड, बट बी issues a bill of rupees 300, but actually service is received 200. That time, who is issued a debit note or credit note? Sir, ये भी वैसे this question is also not related to this session, but मैं आपको brief में answer करता हूँ that in all these scenarios, GST के case में credit note or debit note, whatever is issued is to be issued by the supplier only. The recipient cannot issue a debit note or credit note under GST. उसको वो रिटर्न्स में नहीं ले जा पाएगा अपनी जीएसटी की. तो जीएसटी की रिटर्न्स के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकता है. सॉरी, सप्लायर ही इशू कर सकता है. और जैसा कि आपका एग्जाम्पल है, A is service is received, so A cannot issue the credit note or debit note. Only B can issue the credit note in this given case. सर अभी हमने समझा रिलेटेड पर्सन क्या होता है. अब हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की. व्हाट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन? सर डिस्टिंक्ट पर्सन अगर हम नॉर्मल पार्लेंस में कहें तो डिस्टिंक्ट पर्सन हु इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, बट दिस इज नॉट द केस इन जीएसटी. जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है और वैल्यूएशन प्रोविजंस भी हमारे इफेक्टेड हो जाते हैं अगर वी आर डिस्टिंक्ट पर्सन. दैट मीन्स द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, इफ दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन, देन it has to be looked into in that scenario. तो distinct person वो होते हैं जो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो मेरी एक ऐसी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन की जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में अलग से. एज वी नो कि जीएसटी में हमें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेनी होती है. तो अगर हम चाहें तो जीएसटी में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एक ही पैन नंबर के ऊपर. स्टेट वाइज तो कंपलसरी हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी होती है अगर मेरी एक से ज्यादा स्टेट से मैं सप्लाई कर रहा हूं गुड्स या सर्विसेज. लेकिन इवन इन वन स्टेट आल्सो आई कैन टेक अ रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड दैट इज रिटन इन सेक्शन 25(2)
relating to registration under GST. A person seeking registration under this act will be granted a single registration in a state or a union territory, provided that a person having multiple business verticals in a state or union territory may be granted a separate registration for each business vertical subject to such conditions as may be prescribed. अभी ये वर्टिकल वाला कंसेप्ट भी हट गया है और अगर मैं चाहूं तो मैं एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अपनी ले सकता हूं विद इन अ सिंगल स्टेट. अब when I have taken more than one registration, a single person, a legal person or a single person or a firm, etc., any SSC has taken more than one registration in GST, तो उन सारी registrations को आपस में distinct person treat किया जाता है. What they are called, the technical term of those registration is distinct person registration. तो distinct person की definition में वो लोग आते हैं जो एक ही पैन नंबर से अलग अलग रजिस्ट्रेशंस होती है. और जब एक डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता है तो उनके बीच में अगर कोई सप्लाई होती है, कोई ब्रांच ट्रांसफर की बात अगर मैं करूं, इफ देयर इज अ ब्रांच ट्रांसफर बिटवीन माय वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई एंड अ टैक्स विल बी एप्लीकेबल, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट सप्लाई. तो डिस्टिंक्ट पर्सन हमारे को समझना जरूरी है क्योंकि वैल्यूएशन के प्रोविजंस में हम जब रूल्स करेंगे तो उसमें डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो सप्लाई होती है उसके लिए अलग से रूल अवेलेबल है कि उनकी वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे. सर एक क्वेश्चन और आया है. देयर इज अ PMEGP स्कीम फॉर न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर इन a person received loan and he or she also received subsidy on such loan for purchase of machinery or goods as the case may be. In such case, subsidy is received after 3 years. When such subsidy is received, whether the equivalent of amount of ITC needs to be surrendered. Sir, a very good question, Divanshu ji. What I have said is a subsidy will be deducted from the value of supply if it is directly linked with that supply. अगर उस परचेज ऑफ मशीनरी से वो डायरेक्टली लिंक्ड है तो हम उस सब्सिडी का बेनिफिट जरूर लेना चाहेंगे और वो इनवॉइस से अगर मेरी कनेक्टेड है, उस इनवॉइस के बेसिस पर मेरे को अगर सब्सिडी मिल रही है और वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो उस सब्सिडी का बेनिफिट मेरे को डेफिनेटली मिल सकता है. लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि ये आपने जो मेरे को एग्जांपल दिया है उसमें सब्सिडी जो रिसीव हो रही है वो 3 इयर्स बाद रिसीव हो रही है. तो 3 साल के बाद अगर मेरे को सब्सिडी रिसीव होती है, इन दैट केस आई कैन नॉट रेज द क्रेडिट नोट आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 इयर्स. उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है. मैं इस साल का कोई भी सप्लाई है उसका क्रेडिट नोट जो रेज कर सकता हूं दैट कैन बी रेज्ड ओनली आफ्टर माई can be raised only up to November 30th of the next year. तो November 30th से पहले पहले मेरे को क्रेडिट नोट रेज करना होता है अगले साल के. तो यहां पर आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 साल के बाद मेरे को सब्सिडी का बेनिफिट लेने में प्रॉब्लम आएगी. हाँ, फैक्ट ऑफ द केस देख करके हम ज्यादा बेटर बता पाएंगे आपको कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वेदर दैट सब्सिडी इज प्री डिटरमिन्ड एंड ओनली द सब्सिडी अमाउंट विल बी रिसीव्ड और नॉट. तो वो हमें एक बारी समझना पड़ेगा. वेदर फॉरेन सब्सिडरी और अ ब्रांच ऑफ अ कंपनी आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स. सर टेक्निकली स्पीकिंग नो. Foreign subsidiary or branch of company are not registered separately under GST. Foreign subsidiary या branch अगर मेरी है तो that will not be registered under GST. तो इसलिए वो मेरा distinct person नहीं बनेगा. लेकिन फॉरेन सब्सिडरी तो वैसे भी एक सेपरेट एंटिटी है. फॉरेन ब्रांच के कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह के केस में देखने होते हैं.
सर एक और क्वेश्चन आया आई थिंक। Sir, subsidy is received to bank in a month, but bank release subsidy after 3 years if loan. This is related to purchase. Sir, if I am purchasing that amount, then my supplier has to issue a credit note or supplier has to avail that subsidy. Then only I will be getting the benefit of GST on that. मेरे सप्लायर को सब्सिडी नहीं मिली है, परचेजर को सब्सिडी मिली है, तो मेरा जीएसटी अमाउंट उससे इफेक्ट नहीं होगा। हम सप्लाई पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं, परचेजर के एंड पे सब्सिडी की बात नहीं हो रही है। सर नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है एंड दैट टू इज अ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन, देन आल्सो द प्रोविजंस ऑफ वैल्यूएशन आर इफेक्टेड। उसमें वैल्यूएशन सिंपल तरीके से नहीं होता है, उसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन करनी होती है। तो प्रिंसिपल और एजेंट्स की डेफिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो एजेंट कौन होता है हमारा? हु इज एन एजेंट? एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, देन क्रेडिटर एजेंट, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another. तो एजेंट whatever name we may take, तो एजेंट जो होता है मेरा वो बिजनेस करता है मेरे बिहाफ पे, या तो मेरे बिहाफ पे वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है सॉरी, या वो मेरे बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करता है। इन बोथ दीज केसेस द एजेंट इज अ पर्सन हु डज बिजनेस ऑन माय बिहाफ। तो जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर बिजनेस नहीं करता है, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इट इज अ कॉल्ड एज एन एजेंट। एंड वाइस वर्सा द डेफिनेशन ऑफ principal means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both. तो एजेंट मेरे लिए गुड्स सप्लाई भी कर सकता है और एजेंट मेरे लिए गुड्स रिसीव भी कर सकता है, मेरे लिए सर्विसेज सप्लाई भी कर सकता है और मेरे लिए सर्विसेज रिसीव भी कर सकता है। अब सर what I have touched upon during my introductory thing, that there are some activities that are treated as supply even if they are made without consideration. कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां किसी तरह का कोई प्राइस नहीं है, सिर्फ वो फ्री में दी जा रही हैं वो सप्लाईज, तब भी उनके ऊपर सप्लाई माना जाता है उन्हें, और उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो वो जीएसटी की वैल्यूएशन हमें वैल्यूएशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करनी होती है और उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है। तो व्हाट आर दोज सप्लाईज, हम उनको एक बारी टच अपॉन करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वैल्यूएशंस। पहला है मेरा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो ऐसे अगर कोई मेरे बिजनेस एसेट्स हैं जो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं या जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनको सेल ऑफ कर दिया गया है विदाउट एनी कंसिडरेशन इवन, और उनके ऊपर जब मैंने उन्हें परचेज किया था, जब मैंने उन्हें प्रोक्योर किया था, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अवेल किया था, तो इन दैट केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज माई सप्लाई और उसके ऊपर मेरी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट इज supply of goods or services or both between related person, between distinct persons when made in the course or furtherance of business। तो हमने अभी डिस्कस किया कि रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं। जब इनके बीच में कोई सप्लाई होती है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो,
और व्हेन दे आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी वो सप्लाई जो है वो बिजनेस के कोर्स और फर्दरेंस में होनी चाहिए, वो एक पर्सनल नेचर का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए गुड्स का। तो उस केसेस में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होगी, दैट विल बी अ सप्लाई, and that may the value of that supply will be determined as per the provisions of valuation rules. अब इसमें एक छोटा सा प्रोविजो है जो ये कहता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है, इवन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, अगर 50,000 अमाउंट तक का कोई भी गिफ्ट एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, और वो दोनों पर्सन इंप्लॉयर एम्प्लॉय है, जब इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई गिफ्ट देता है अप टू 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है, तो वो मेरा नहीं माना जाएगा सप्लाई। रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन में हमने देखा इंप्लॉयर और इंप्लॉय भी कवर्ड है। तो अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कोई भी गिफ्ट देता है अप टू 50,000 रुपीज इन होल फाइनेंशियल ईयर, एक बार गिफ्ट दे या मल्टीपल टाइम्स गिफ्ट दे, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू ऑफ 50,000। तो टोटल वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देता है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। सर, आई हैव टू टेक अ few seconds break. I'm just coming back. Sorry, I'm back now. Third, supply of goods by a principal to his agent, where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, and by an agent to his principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. तो इफ माई एजेंट, अगर मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पे कोई गुड्स सप्लाई करता है, करने के लिए अंडरटेक करता है, और उसके लिए मैं वो गुड्स उसे भेजता हूं, और उसी तरीके से अगर मैं कुछ उससे गुड्स रिसीव करता हूं एज एन प्रिंसिपल ऑफ दैट एजेंट, they will be treated as supply of goods between the principal to his agent, or supply of goods to the agent to the principal will be treated as a supply even if it is made without consideration. Fourth point, import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India in the course or furtherance of business. तो अगर इफ देयर इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है, सर्विसेज के केस में अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं एंड इफ आई रिसीव एनी सर्विसेज फ्रॉम माई एनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया, सिर्फ मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं, सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनी से, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे प्लीज, तो वो भी मेरी सप्लाई मानी जाएगी इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। The condition is it should be in the course or furtherance of business. In these cases, these all activities will be treated as my supply, and I have to pay GST on that based on the valuation provisions. So next, अब हम आ जाते हैं रूल्स पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वैल्यूएशन रूल्स, जहां पर या तो कंसिडरेशन मेरा नॉट होली इन मनी है, या मेरा रिलेटेड पर्सन है, या मेरी शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है, या फिर मेरी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां से मैं सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं। इन ऑल दोज केसेस what I have to look into, I have to take recourse from the rules prescribed in Central Goods and Services Tax Rules 2017.
तो पहला रूल वैल्यूएशन का है मेरा रूल नंबर 27, और वो मेरा कहता है उन केसेस को कवर करता है वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी. वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, आई हैव टू टेक रिकोर्स ऑफ दिस रूल 27. उन केसेस में जहां पर आई हैव गिवन, लेट्स से, a laptop to a person, and that person in exchange of that laptop given me some, let's say he has given me an old laptop and I am giving him a new laptop, and on that new laptop I am giving him a discount because he is giving me a old laptop in return. That situation will be covered under this rule. उसकी वैल्यूएशन कैसे निकली? तो फर्स्ट आई हैव टू सी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैपटॉप. उस लैपटॉप या उस प्रोडक्ट की जो मैं सेल कर रहा हूं, और वेयर द कंसिडरेशन इज पार्टली इन मनी एंड पार्टली in some kind, or there is anything else in that. In that case, I have to see the open market value of that goods, and in my example, that laptop. और वो मेरी वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की, और उसके ऊपर जीएसटी मेरे को उस वैल्यू पे लगाना होगा. अब सर ये चीज हमें एक बारी ध्यान से समझनी होगी कि माई इनवॉइस वैल्यू में बी डिफरेंट from my taxable value. My taxable value and my invoice value may be different. In this case, it may be the case कि मैं लैपटॉप जो सेल कर रहा हूं, that is, I am selling it for, let's say, ₹50,000, but because उसका ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो 60,000 है, तो मैं जीएसटी 60,000 पे पे करूंगा और चार्ज अपने कस्टमर से 50,000 करूंगा, और जीएसटी में 60,000 पे चार्ज करूंगा, और टोटल अमाउंट जो होगा वो मैं अपने कस्टमर से रिकवर करूंगा. नेक्स्ट क्या है मेरा? कंसिडरेशन इज मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी. तो सर अगर मेरे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, ये हम इसी सीरियल ऑर्डर में चलेंगे. सबसे पहले मेरे को ओपन मार्केट वैल्यू देखनी है. अगर मेरी ओपन मार्केट वैल्यू डिटरमिन हो सकती है गिवन केस में, तो मेरे को ओपन मार्केट वैल्यू ही देखनी है. ये मेरी चॉइस नहीं है, मेरे को इसी ऑर्डर में करना पड़ेगा, इसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में चलना पड़ेगा. तो सबसे पहला रूल मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है. अगर मेरे पास उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं देखूंगा कि मैं कितनी कंसिडरेशन मनी में ले रहा हूं, और मनी इक्विवेलेंट ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मैं उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं. मैंने एक लैपटॉप सप्लाई किया, एंड दैट लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 50,000 रुपीज. नाउ in return of that laptop, an old laptop is given by my purchaser. तो उस लैपटॉप की जो वैल्यू है आज, लेट्स से वो 10,000 रुपीज है. तो उस केस में मेरी जो टोटल वैल्यू होती है वो 50,000, दैट इज कंसिडरेशन इज मनी, एंड 10,000 money equivalent of the consideration not in money. In the given case, two considerations are flowing. First is the money, 50,000 rupees, and rupees 10,000 value of old laptop. So I will add both of them, and that will be my total value on which GST is payable. Sir, there may be a case कि ये वाला रूल भी मेरा फेल हो जाता है. I cannot go by this rule. क्योंकि मुझे, मेरे एग्जाम्पल की बात करें तो ओल्ड लैपटॉप की वैल्यू पता ही नहीं है, उसका मनी इक्विवेलेंट कितना होगा, आई डोंट नो दैट. इन दैट केस मेरे को थर्ड रूल की तरफ जाना पड़ेगा, थर्ड सब रूल पे देखना पड़ेगा, जो हमारा कहता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी. तो मेरे को ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी होगी जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का है, जो मैं सेल करता हूं उसकी मेरे को वैल्यू देखनी पड़ेगी कि मैं उसी तरीके के दूसरे लैपटॉप्स किस रेट के ऊपर सप्लाई करता हूं, या किस रेट के ऊपर सप्लाई होते हैं,
उसके नियरेस्ट जो लैपटॉप का मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरा मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चेक करूंगा और उसके हिसाब से मैं उसकी प्राइसिंग करूंगा और उस पे मैं जीएसटी पे करूंगा। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो लैपटॉप है, इन माय एग्जांपल इफ आई टेक कि मैं 55,000 रुपीज के वो लैपटॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इन दैट केस 55,000 विल बी माय वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट, consideration is money plus money equivalent of consideration not in money as per rule 30 और 31। अगर मेरे पास कोई लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लैपटॉप या गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जिनके बेसिस पर मैं ये सीधा सीधा डिटरमिन कर पाऊं कि मेरी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल मेरा कहता है कि कंसिडरेशन इन मनी पहले मैं देखूंगा, वो तो मेरी 50,000 है, वो मैं 50,000 ले लूंगा। और मनी इक्विवेलेंट ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी देखने के लिए मेरे को रूल 30 और रूल 31 को देखना पड़ेगा। तो मैं पहले रूल 30 देखूंगा, अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूएशन निकल जाती है तो मैं रूल 30 देखूंगा, अगर मेरी रूल 30 के अकॉर्डिंग भी वैल्यूएशन नहीं निकलती है तो देन इन दैट केस आई हैव टू सी रूल 31। तो पहले मैं रूल 30 की तरफ चलता हूं, एक बारी मैं समझने की कोशिश करता हूं कि रूल 30 हमारा क्या कहता है। Rule 30, what it says, where the value of a supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rules of this chapter, the value shall be 110% of the cost of production or manufacture or the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services. तो अगर मेरा जो कंसिडरेशन नॉट इन मनी है वो मेरा डिटरमिन नहीं हो पा रहा है तो मेरे को उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, देन आई हैव टू टेक 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और द मैन्युफैक्चर और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन। तो जो भी उस गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट है उसका 110% मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर, एंड दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमिनिंग द जीएसटी लायबिलिटी। अगर ये रूल भी मेरा फेल हो जाता है, मेरे पास उसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो मैं एक रेजिडुअल रूल है रूल 31। रूल 31 मेरा कहता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर रूल 27 to 30, the same shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of section 15 and provisions of this chapter। तो मेरे को रीजनेबल मीन्स अडॉप्ट करने होंगे और इन रूल्स और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को रीजनेबल मीन्स से उसकी वैल्यू डिटरमिन करनी होगी। तो सर ये मेरा रूल 27 था जो बताता है कि जहां पर कंसिडरेशन नॉट इन मनी है वहां पर मेरे को कैसे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करनी है। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट रूल पे, उससे पहले आई थिंक देयर आर 1 or 2 क्वेश्चंस, उसको हम देख लेते हैं। वेदर फॉरेन सब्सिडी, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। सर सब्सिडी इज रिसीव टू अ बैंक इन अ मंथ बट बैंक रिलीज सब्सिडी आफ्टर 3 ईयर, ये भी कर लिया हमने। सर गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडरी received in, can I take a ITC or not? Mitul ji, your question is not clear to me. Kindly explain the correct question what you are trying to say. Sorry, I could not understand your question. Please ask it again. Sanjeev Madan ji, whether supply of goods to foreign branch are taxable supply? Yes, sir, it is an export of goods and it is a taxable supply. Now we come to next rule, that is rule 28, supply between distinct or related persons. Sir, when there is a supply between
अ रिलेटेड पर्सन, जो मैंने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, उस रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, या मेरा कोई ब्रांच है, या मेरी कोई और इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ब्रांच है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में सेपरेटली, तो उनके बीच में अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, तो उस केस में मेरे को जीएसटी के लिए वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, दैट इज रिटन इन रूल नंबर 28 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स. व्हाट डज इट से? फर्स्ट, इसमें भी मेरे को फर्स्ट जो देखना होगा दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू. तो फर्स्ट आई हैव टू सी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज. अगर वो मेरी अवेलेबल है, तो इन दैट केस दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर मेरे को जीएसटी पे करना होगा. सेकंड is the like, kind and quality test. If there is no open market value available, then I have to go on this option and I have to see what is the value of like, kind and quality of those goods or services, and I have to see the nearest one, जो उससे बिल्कुल nearest हो, जो उससे बिल्कुल similar हो. The most similar I have to see, और उसकी लाइक, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स उसी सर्कमस्टांसेस में जो सप्लाई होते हैं उनके ऊपर क्या वैल्यू होती है, उस वैल्यू को मेरे को डिटरमिन करना है, और उसके हिसाब से मेरे को जीएसटी की लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करनी है. नेक्स्ट, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता है, देन आई हैव टू गो बाय रूल 30, और अगर रूल 30 भी मेरा एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, इन दैट केस आई हैव टू गो बाय रूल 31. रूल 30 मेरा क्या कहता है? व्हाट डज माय रूल 30 सेज? रूल 30 अभी अभी हमने पढ़ा, जो कि मेरा कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का 110% आई हैव टू टेक, एंड दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब सर इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं. वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट. ये सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है. अगर मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को या रिलेटेड पर्सन को कुछ गुड्स भेजे हैं, और वो उन गुड्स को एज सच विदाउट एनी प्रोसेसिंग देयर ऑफ, उन गुड्स के साथ वो कोई प्रोसेसिंग नहीं करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाला है, ट्रीटमेंट नहीं करने वाला है, और उन गुड्स को एज सच वो आगे बेचने वाला है, तो जिस प्राइस पे वो गुड्स आगे सप्लाई होंगे, whatever price that related person will sell to the customer, and that customer should not be a related person. In that case, जिस वैल्यू पर वो सप्लाई करेगा उसकी 90% वैल्यू मैं अपनी वैल्यू मान लूंगा, और उसके ऊपर मेरे को जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है. दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services. सर ये एक रिलीफ है उन पर्सन्स के लिए जहां पर मैं अपनी किसी ब्रांच को या अपने किसी रिलेटेड पर्सन को हु इज आल्सो डूइंग द बिजनेस, उसको मैं कुछ गुड्स सप्लाई करता हूं, और वो उन गुड्स का एज पर दी प्रोविजंस ऑफ जीएसटी पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. In that case, the total मैंने जो वैल्यू अपनी इनवॉइस में डिक्लेयर की है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिक्लेयर ₹40 in that ₹40 in that invoice, maybe the open market value may be 100 or open market value may be 20 or 25, whatever it is. तो मेरे को उस केस में जो वैल्यू लेनी है that will be my ₹40 वैल्यू विच आई हैव डिक्लेयर्ड ऑन दैट इनवॉइस. तो वही मेरी ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी अगर सामने वाले को पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है. एक एग्जांपल लेते हैं. आई एम इन दिल्ली एंड आई एम डीलिंग लेट्स से इन सम मर्चेंडाइज, से रेडीमेड गारमेंट्स, एंड आई हैव सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1 lakh टू माय ब्रांच in UP, and I have sold those goods to my branch, and I have declared the value of 1 lakh on that invoice. तो इनवॉइस के ऊपर मैंने 1 लाख वैल्यू डिक्लेयर करी है, तो क्या 1 लाख ही मेरा
वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा या नहीं होगा। दैट आई हैव टू सी कि अगर यूपी में जो मेरी ब्रांच है, अगर उसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज पूरे 18,000 रुपीज का क्रेडिट अगर वो एलिजिबली ले सकता है, इन दैट केस मेरे को उसके ऊपर 1 लाख पे ही जीएसटी पे करना है। अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज करते हैं, वी चेंज माई एग्जाम्पल दैट आई हैव डिक्लेयर्ड 1 लाख रुपीज इन द इनवॉइस and the branch in UP cannot take the full input tax credit due to some provisions of GST. And now that open market value of those goods is, let's say, 1,20,000. In that case, the GST has to be paid on 1,20,000. तो अगर मेरे वो गुड्स का क्रेडिट सामने वाला ले सकता है, तो जो भी मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी है अपनी इनवॉइस में, वही मेरी वैल्यू मान ली जाएगी। अगर वो नहीं ले सकता है वो क्रेडिट, in that case whatever will be the open market value that has to be seen, and like, kind and quality and all those things will come into picture. सर एक दो क्वेश्चन और आ गए हैं, लेट अस सी। Sir, government through received any subsidy against loan of, can I take ITC? Sir, if GST is charged on you, you can, and you have received certain goods, even if there is a subsidy on that, you can, I think, take ITC because you are paying that GST to them. C. Ram Gopal ji का क्वेश्चन है, cost 50,000, after 4 years asset value of 10,000, sale by employer to employee, left of life of asset is 3 years as per Companies Act. How to calculate GST? Sir, employer and employees are related person, as we have understood. So whatever will be the open market value of that laptop at that time, that will be the value on which GST is payable. Determination of value of supply, rule 29. We have gone through rule number 27, rule number 28, and now we are discussing rule number 29, supply or receipt of goods through agent. तो जहां पर गुड्स हम एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं या एजेंट से रिसीव कर रहे हैं, इन दैट केस हमारी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? पहला है बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड। तो पहले तो हमें देखना है, इसमें दो ऑप्शंस दी हुई हैं, देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर द सप्लायर, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड और बी 90% of the price charged for the supply of like goods and quantity of the like kind and quality of those goods by the recipient to his customer who is not a related person, where the goods are intended for further supply by the said recipient. तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, यहां पर हमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कोई सी भी चूज कर सकते हैं। पिछले वाले रूल में हमें पहले फर्स्ट ऑप्शन ही देखनी थी, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारी एप्लीकेबल नहीं होती तभी मेरे को सेकंड ऑप्शन पे जाना था, लेकिन यहां पर मेरी दोनों ऑप्शंस एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन हम चाहें। पहली ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, अगर मेरे पास ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है तो मैं ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता हूं, या फिर इफ दी पर्सन वेदर इट इज अ एजेंट और प्रिंसिपल जिसको भी गुड्स रिसीव हो रहे हैं और वो उन गुड्स को आगे सप्लाई करने वाला है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स को वो जिस रेट पे जिस प्राइस पे सप्लाई करता है वो ही मेरी वैल्यू मान ली जाएगी उस गुड्स की, और उस गुड्स का 90% मेरी वैल्यू होगी इस सप्लाई के लिए, और उसके ऊपर मेरे को जीएसटी पे करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। I am a agent and I am supplying
some goods on behalf of my principal. तो प्रिंसिपल से मैं 1 लाख रुपीस के गुड्स प्रोक्योर करता हूं और उनको मैं आगे सप्लाई करता हूं. तो प्रिंसिपल ने जो मेरे को गुड्स सप्लाई करे, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ दैट गुड्स. तो पहली तो मेरे को देखना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्योंकि मेरे को गुड्स दे रहा है और मैं एजेंट हूं, तो मेरे से कुछ सब चार्ज नहीं कर रहा है उनके लिए. मैं आगे वो गुड्स 1 लाख रुपीस के सेल करने वाला ऑन द बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल. तो अब जब प्रिंसिपल मेरे को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ टैक्सेबल सप्लाई, और उसके ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है. तो उसको मैं कैसे डिटरमिन करूंगा कि इस वैल्यू के ऊपर आई हैव टू पे जीएसटी. वो डिटरमिन करने के लिए जो प्रिंसिपल मेरे को गुड सप्लाई करेगा, मैं ये देखूंगा कि उनकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है. व्हाट इज द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज सप्लाइंग दोज गुड्स टू मी. इफ दैट इज अवेलेबल टू मी, in that case I can take that open market value. Otherwise, as I know that I supply these type of goods and this quantity and like kind and like quality and like quantity of goods to these suppliers at the rate of 1 lakh rupees. In that case, 1 lakh rupees, 90% of 1 lakh rupees, that principal has to charge GST to me on that. तो जो प्रिंसिपल मेरे को सप्लाई करेगा वो 90,000 वैल्यू देगा और 90,000 पे जीएसटी चार्ज करेगा उन गुड्स का, जो मेरे को पता है कि मैं आगे जब सप्लाई करता हूं तो उसी तरीके के गुड्स मैं 1 लाख रुपीस में सप्लाई करता हूं. वेयर द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए, द सेम शैल बी डिटरमिन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और रूल 31 इन दैट ऑर्डर. तो अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं हो पाता है इन प्रोविजन से, रूल 29A से, इन दैट केस आई हैव टू टेक रिसॉर्ट ऑफ रूल 30 और रूल 31. ये जो हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 30, ये इसी ऑर्डर में चलेंगे. जब 27 हमारा एप्लीकेबल है और 27 नहीं हो पाता है किसी वजह से, तभी मेरे को रूल 30 31 की तरफ जाना है. अदरवाइज मेरे को 27 के डिफरेंट प्रोविजंस को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग मेरे को अपनी वैल्यू डिटरमिन करनी है. अब सर लेट्स सी, हमने बार बार बात करी ओपन मार्केट वैल्यू की एंड लाइक काइंड एंड क्वालिटी की. तो व्हाट इज द ओपन मार्केट वैल्यू एंड व्हाट इज द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, दैट शुड आल्सो बी अंडरस्टूड. हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द ओपन मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी. Open market value of a supply of goods or services or both means the full value in money excluding the GST and the cess payable by a person in a transaction where the supplier and recipient of the supply are not related, and price is the sole consideration to obtain such supply at the same time when the supply being valued is made. तो when I have to see कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो I have to see at the same point of time same type of goods are sold for the full value of money, and two conditions should be satisfied: that the suppliers and recipient are not the related person, and second, the price is the sole consideration. Then only the open market value can be derived. तो वो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी और उस ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पर मैं अपनी वैल्यूएशन कर सकता हूं रूल 27, रूल 28 या रूल 29 में. नेक्स्ट, व्हाट इज माय लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, इसका क्या मतलब है? मींस any other supply of goods or services or goods made under similar circumstances. There should be the similar circumstances that in respect of the characteristics, quality, quantity, functional components
materials, and the reputation of the goods or services or both first mentioned is the same. All these characteristics should be present, all these ingredients should be present to be of like kind and quality, to be qualified as like kind and quality of goods or services, or as closely or substantially resembles that supply of goods or supplies of goods or services or both. या तो वो सेम होनी चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम फंक्शनल कंपोनेंट्स, मटेरियल्स, रेपुटेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, या फिर एज क्लोज एज पॉसिबल ऑफ दैट, और उसको सब्सटेंशियली रिजेंबल करना चाहिए, तभी मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी माना जाएगा, और उसके ऊपर मेरी वैल्यू डिटरमिन हो सकती है. So, sir, we have understood the concept of valuation under GST, how it is to be calculated, and what are the inclusions and exclusions from the value of supply. Reimbursements, etc., are to be included. Discounts and subsidies are to be excluded, and how they are to be excluded, and what are the conditions to be specified to be fulfilled for their exclusions. Uske baad, we have seen that in case the supplier and recipient of supply are related persons, distinct persons, agents and principal relationship, etc., 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 or there is a schedule 1 transactions, in that case, how the value has to be determined, and also in a case where the price is not the sole consideration, then how we have to arrive at the value of the supply. Now, by now we have understood that the in so many cases the actual transaction value may not be the value on which GST is payable. GST value and the transaction value may be different in different scenario. Even there are cases where there is no consideration involved during the supply, but in those cases also the valuation has to be arrived, and we have to discharge GST liability based on that valuation, on the in the light of the provisions of these rules and sections of GST law. After that, sir, we have some section Rule 30 and Rule 31 that we have already discussed. Now, sir, as I have said that there are some supplies on which there are specific rules that how the value is to be determined in those cases. But sir, I think we are already 8:25 is the time right now, and there are many more rules to come which we have to go through to understand the transaction on which a special provisions are there for the determination of value on which GST is to be payable, like on the sale and purchase of second-hand goods, like a value of supply in case of lottery, betting, gambling, horse racing, and all those things. And in case of insurance services, how we have to foreign currency transaction, how the things are to be determined. I think today's session we should end by now, and for this I will request the Texo team to allot me some other time or day so that we can take up these things one by one, and we can apprise these things to our learners. Because I think it will take another hour or so to understand all these provisions one by one. So this is all from my side. I welcome any questions, anything which you want to discuss with me.
Sir, please forward PPT to our mail ID. I will request the team Texo to do that on my behalf. Mitul Makwana, thank you, sir. Thank you, Mitul, for such a patient hearing and understanding the concepts with me. Thanks, sir. You elaborate things very well. It's such a nice session we have. Thanks, Divyanshu. Thanks for your compliments. Thanks, Raviji. I am thankful to you. I am mesmerized by the compliments you are giving to me. I am really thankful for the compliments. We, sir, target sale. If our dealers achieve 10 lakh, 5% article provide, we have to raise credit note. Sir, it is very litigative thing which you are asking from me. Basically, the facts of each and every case has to be looked into. But going by general assumption, if it is a predetermined scheme at the time of supply, and based on that you are giving the discount which is predetermined and it is linked to the invoices, in that case you can certainly raise the credit note within the time limit, and you can take the credit of the GST on that discount part. But the condition is the dealer should reverse the credit pertaining to that discount. There are few more questions, I think. Ram Gopalji is saying thank you. Welcome, sir. Most welcome. सर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग लाइव करवाएंगे. ओके, sure, sir. We will try to do that, and certainly I will put it forward to the team Texo, and I will try my level best to get it done. So, any more question from anybody? Most welcome. I think we will wait for 2 more minutes for any further questions, and then we will end today's session on valuation. If anyone has any questions, please drop your questions in the Q&A section. I think, ma'am, there is no further question from any of the participants. So Yes, sir. we can end this session today. And definitely, please take note of this, that it is not the full provisions are not being covered today because of paucity of time. So please arrange another session for the remaining provisions. Okay, sir. With this, I thank you very much, and now I take the leave. With this, we have come to an end of this today's wonderful session. I hope you all found the session informative and insightful. I would like to thank Anup sir for his time today and for sharing his wonderful insightful thoughts with us. Thank you, ma'am. Pleasure is on mine. Thank you very much. Thank you once again, sir. It's been an honor and privilege to have you with us today, and all the attendees. Thank you so much. Wish you a wonderful evening ahead. Thank you.